घड़ी का इशारा 10 बज चुके हैं और मैं हूं पूजा मोहन पांडे। सीधे न्यूज रूम से लाइव वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे जिनसे सीधा है आपका सरोकार और वो जाननी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्मा गई है क्योंकि शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। अचानक से सीएम एकनाथ से मिलने पहुंचे हैं शरद पवार। अभी विदेश दौरे पर हैं उद्धव ठाकरे। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में पारा हाई है क्योंकि शरद पवार ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग वो भी समझ लीजिए। एनसीपी नेताओं पर ईडी की जांच चल रही है। श्रीकांत शिंदे के विधानसभा क्षेत्र में चहल पहल हो रही है और बीजेपी नेताओं की चहल पहल बढ़ती ही जा रही है। तो महाराष्ट्र में बहुत कुछ घटित हो रहा है। उद्धव ठाकरे विदेश में है और महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ अप्रत्याशित घटित हो रहा है। उद्धव ठाकरे ने इस मुलाकात पर भवें जरूर तरेरनी शुरू कर दी है। बीजेपी नेताओं की चहल पहल बढ़ती जा रही है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। शुभम पांडे हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। शुभम, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? सियासी गलियारों में पारा हाई है क्योंकि शरद पवार की मुलाकात हुई है एकनाथ शिंदे से। बिल्कुल, देखिए ये शरद पवार एनसीपी सुप्रीमो और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बीती रात उनके जो सरकारी निवास स्थान है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का वर्षा पर, वहां पर इन दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 35 मिनट की मुलाकात हुई। हालांकि दोनों नेताओं ये बात कहने से कतई बच रहे हैं कि ये जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही है उसमें पूर्ण विराम लगा दिया है। उसमें दरअसल देखिए शरद पवार एक मराठा समाज मंदिर है उसके अध्यक्ष हैं। उस मंदिर के 75 साल पूरे होने को जा रहे हैं और उसी कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को वो न्योता देने आते हैं। हालांकि मीडिया चैनल्स में और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो चुकी कि क्या शरद पवार कोई नई समीकरण, कोई नई रणनीति बनाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पर गए थे, लेकिन सभी की चीजों पर पूर्ण विराम लगा दिया। जैसे ही शरद पवार घर आते हैं उसके थोड़ी देर बाद गौतम अडानी जो मशहूर उद्योगपति हैं वो उनके घर पर पहुंचते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइमिंग को लेकर कितने परफेक्ट शरद पवार माने जाते हैं। एक तरफ कुछ सेकंड पहले एकनाथ शिंदे से मिलते हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कुछ ही सेकंड बाद जैसे वो घर पहुंचते हैं वो तुरंत उनके घर पे गौतम अडानी पहुंचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र के लिए कल का दिन दोनों पर की ओर से और एनसीपी गुट की ओर से कोई कंफर्म नहीं कर रहा है कि आखिर 35 मिनट तक इन दोनों बड़े नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई। लेकिन शरद पवार जो अपने हाथ में कागज लिए थे उसमें वो मराठा समाज जो मंदिर है उसके उद्घाटन के लिए उनको न्योता देने की बात वो उनकी पार्टी की ओर से लगातार कही जा रही है। जी चलिए शुभम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। लेकिन अमूमन जब दो खेमे के नेता मिलते हैं या यूं कहिए कि दो खेमे के सेनापति मिलते हैं तो उसको औपचारिक मुलाकात ही कहा जाता है कि हम औपचारिक तौर पर मिले थे, एक शिष्टाचार भेंट थी। लेकिन इन शिष्टाचार भेंटों के बाद जिस तरीके की सियासत घटित होती है वो अपने आप में देश की दशा और दिशा दोनों तय करती है। तो महाराष्ट्र में ये जो घटित हुआ है अप्रत्याशित, इसके बाद सियासत में प्रत्याशित क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी का जिक्र जरूरी हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी विदेश में है, अमेरिका के दौरे पर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दौरान बड़ा बयान दे दिया है। बड़ा बयान क्या है वो समझिए। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर हो रही है। लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, ये राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसा है। संस्थागत ढांचे पर शिकंजा कसा जा रहा है, ये राहुल गांधी ने कहा है। आपको समझना चाहिए कि अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में ये पीसी हो रही थी। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर होती जा रही है।
जो किसी से छिपी नहीं है। ये बात सभी जानते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है और आलोचना को सुनना चाहिए। ये सिर्फ प्रेस की आजादी नहीं है, ये हर तरफ हो रहा है। संस्थागत ढांचे पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ये राहुल गांधी कहते नजर आए हैं, बीजेपी पर तंज कसा है। तो राहुल गांधी कोई सिंगल मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का। तो बीजेपी पर तंज कसा है राहुल गांधी ने। संसद में अडानी हिंडनबर्ग का मुद्दा भी इस दौरान आप देखे थे कि पिछले दौरान जब राहुल गांधी ने संसद भवन में हिंडनबर्ग का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद हो हंगामा हुआ, मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा राहुल गांधी को दी गई। मुस्लिम लीग पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इस बात का जिक्र राहुल गांधी विदेश में भी करते नजर आए हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जिक्र राहुल गांधी करते नजर आए हैं। भारत में प्रेस की फ्रीडम कमजोर होती जा रही है, ये राहुल गांधी कहते नजर आए हैं। साथ में शिकंजा संस्थागत ढांचों पर कसा जा रहा है, ये राहुल गांधी कहते नजर आए। क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। Beginning of press freedoms, this is not hidden. I mean, everybody knows it. It's apparent in India. The rest of the world can see it, and I think press freedom is very, very critical for a democracy. I mean, one should be open to criticism, and one should listen to criticism. I mean, that's the feedback loop that builds democracies. And definitely, there is a weakening of press freedom. I mean, and it's not just press freedom; it's on multiple axes. On multiple axes, there is a clampdown on the institutional framework that allowed India to talk, that allowed the Indian people to negotiate. There is a weakening of. तो राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो राहुल गांधी सिर्फ निशाना नहीं साध रहे थे बीजेपी पर, उन्होंने एक और बयान दिया है। वो बयान था मुस्लिम लीग को लेकर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, अब उन्होंने मुस्लिम लीग को लेकर के बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। मुस्लिम लीग को लेकर राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, और मुस्लिम लीग में कुछ भी गैर सेकुलर है ही नहीं, ये राहुल गांधी ने कहा है। केरल में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है मुस्लिम लीग को ठीक से पढ़ना चाहिए। League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. Here, Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. तो राहुल गांधी ने ये जो कोट किया उसको समझिए कि राहुल गांधी ने कहा कि देयर इज नथिंग इनसेकुलर अबाउट मुस्लिम लीग पार्टी और यू हैव टू स्टडी अबाउट देम। ये उन्होंने कहा है कि आपको उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद टिप्पणी करनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गैर सेकुलर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब राहुल गांधी बयान दें और रिएक्शन ना आए, ये भी नहीं हो सकता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है, यानी कि राहुल गांधी को भागवत ज्ञान मिला है, और वो ज्ञान क्या है वो भी समझिए। उन्होंने कहा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विदेश में भारत की फजीहत नहीं करनी चाहिए। विदेश में भारत को नीचा दिखाने वाला देश का दुश्मन होता है, ये मोहन भागवत कहते नजर आए हैं। भारत में विपक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है। राजनीति चलती है, हमारा प्रजातंत्र है, अनेक दल अनेक विचार रहेंगे, सत्ता के लिए स्पर्धा रहती है, ये पद्धति है, परंतु उसकी भी एक मर्यादा होती है। ये सारे देश के राजनीतिक दल है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी उनको करनी ही पड़ती है, करे, जितनी अधिक कर सकते करे, परंतु लोगों में विसंवाद उत्पन्न न हो, अपने देश के गौरव को कोई लांछन न लगे, आपस में लड़ाई झगड़ों को हवा न मिले, इतना विवेक तो रखना चाहिए।
लेकिन नहीं दिखाई देता। ये सामान्य लोगों के समझ में आता है, वो इससे दुखी होते हैं, वो बोलते नहीं है। दोष किसका, इसकी चर्चा करके व्यर्थ है। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। केवल दोषारोपण से काम थोड़ी चलने वाला है। तो मोहन भागवत के अकॉर्डिंग सामान्य जन दुखी हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी जन क्या सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी समझिए। राहुल गांधी के भाषण पर इतना हल्ला क्यों हो रहा है, ये सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी के बोलने से इतना डर क्यों है? राहुल गांधी सरकार को आईना दिखाते हैं, मोदी सरकार आईना साफ करती है, जबकि धूल तो इनके खुद के चेहरे पर जमी हुई है। राहुल गांधी जी विदेश की यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं जाते? अभी गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी, छात्रों के साथ खाना खाया, विचार साझा किए। क्या हुआ? नोटिस भेज दी इस कमजोर सरकार ने। फिर कहते हैं राहुल गांधी जी देश में रहकर आलोचना क्यों नहीं करते? अरे वो आईना आपको यहाँ पर भी दिखाते हैं, वहां पर भी दिखाते हैं। यहाँ पर आप साजिश रचकर, षड्यंत्र रचकर उनकी सदस्यता खत्म करते हैं, उनका माइक म्यूट करते हैं, विपक्ष की कार्रवाई सदन वाली नहीं दिखाते हैं। यह आपकी असलियत है। लेकिन राहुल गांधी जी लगातार आपको आईना दिखाते हैं, और लोकतंत्र में यह जरूरी है करना, क्योंकि जितना आईना सरकार देखेगी उतना समाधान ढूंढेगी। तो राहुल गांधी के बयान पर वार पलटवार चल रहा है। ट्वीट आपको दिखाएंगे। बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, इन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जिन्ना की मुस्लिम लीग, जो पार्टी धार्मिक आधार पर भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थी, वो राहुल के मुताबिक सेकुलर पार्टी की भूमिका में उनको नजर आती है। वायनाड में स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए ये उनकी मजबूरी है। राहुल गांधी इससे पहले भी इसी साल मार्च महीने में जब लंदन गए हुए थे, तो उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर बहुत कुछ बोला था और कहा था कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। इस पर खूब विवाद हुआ। बीजेपी ने इसे लेकर संसद में जमकर हंगामा काटा, जिस वजह से तब संसद नहीं चल पाई। इससे पहले भी केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद जब राहुल गांधी विदेश गए, उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिस पर जमकर विवाद हुआ। हम आपको बताते हैं कि विदेश में कब कब राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है जिस पर विवाद खड़ा हुआ है, ये समझिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि विदेश में कब कब राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है। कैमब्रिज जाकर के पाकिस्तान से की थी भारत की तुलना, तो वहीं दूसरी तरफ 2018 का जिक्र जरूरी हो जाता है, जब जर्मनी में आतंकवाद को लेकर जायज ठहराने की कोशिश करने का आरोप राहुल गांधी पर लगा हुआ है। तो वहीं 2017 अमेरिका में कहा था कि भारत में असहिष्णुता बड़ा मुद्दा है। तो ये वो कुछ बयान हैं, कुछ कोड्स हैं जो आपको समझने चाहिए। जब भी राहुल गांधी बाहर गए, विवादों का शिकार हुए, उन्होंने बयान दिया, बयान देने के बाद विवाद सामने आया है। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देंगे। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर है। टेरर के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने इलाके को सील किया है और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में G20 की सफल बैठक होने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसने अपनी नापाक हरकतों को बढ़ा दिया है, उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि सुरक्षा बल पाकिस्तान के नापाक मंसूबे सफल नहीं होने देंगे। इसी के तहत घाटी के राजौरी सेक्टर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। दीपांकर गुप्ता ग्राउंड जीरो से जुड़े हमारे साथ में। दीपांकर, क्या कुछ अपडेट है? अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे मेरी बातचीत हो रही थी, आपने कहा आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है कि एक आतंकी ढेर हुआ है या नहीं, लेकिन इनपुट्स ऐसे हैं, तो क्या इस पर मोहर लग चुकी है? जी हाँ, निश्चित तौर पर अभी से थोड़ी देर पहले सेना ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया, और वो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था वो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपको बताता चलूं। सेना ने
ये कहा है कि राजौरी के जंगलों में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। सेना का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जानकारी मिली थी कि इस जंगल में, ये चीड़ के जंगल है राजौरी से कुछ ही किलोमीटर दूर, और यहाँ पे इनपुट थी कि कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। सेना ने पूरा जंगल जो है वो कॉर्डन ऑफ किया है, उनके साथ सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस भी साथ में है। ऐसे में यहाँ पे सुबह लगभग 5 बजे के करीब एनकाउंटर होता है, फायरिंग होती है दोनों तरफ से, और उसमें संभवतः ये जो एक आतंकी है ये मार गिराया गया है। इसकी डेड बॉडी को भी अब रिकवर कर लिया गया है, जो हमें सूत्रों ने कंफर्म किया है। और रुक के उसके बाद फायरिंग जो है वो हुई है 2-3 बार, पर अब फायरिंग जो है वो रुकी हुई है। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चले कि इस इलाके में पास में ही लोगों की बस्ती है और काफी संख्या में लोग रहते हैं। स्कूल जो है वो पूरे आसपास के, अगर हम कहें 5-7 किलोमीटर के इलाके में बंद कर दिए गए थे एहतियातन तौर पर, क्योंकि ये एक डाउट था कि कहीं आतंकी जो है वो भागकर बस्ती की तरफ ना आए। ऐलान किया गया और लोगों को कहा गया कि घरों के अंदर रहे, कोलैटरल डैमेज कोई ना हो, इसे इंश्योर किया गया है। वैसे में दीपांकर, आप जब ये तमाम चीजें कोड कर रहे हैं, दीपांकर आप जब ये तमाम चीजें कोड कर रहे हैं, तो मेरे जहन में एक सवाल है। सवाल ये कि आतंकियों की तादाद क्या एक से ज्यादा थी? क्योंकि एक आतंकी तो ढेर किया गया है, फायरिंग की गई है, फायरिंग लंबे समय तक चली है, तो क्या भी आशंका है कि आसपास और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं? इसमें एक चीज देखने वाली है कि ये जो घने जंगल है राजौरी पुंछ के, आपने भाटा दूरिया में देखा किस तरह हमारे जवान जो है उन्होंने शहादत पाई। उसके बाद हमारे 5 पैराट्रूपर्स उन्होंने भी शहादत पाई, और हाल ही में एक आतंकी को पहले भी मार गिराया गया था। यानी कि यहाँ पर नेचुरल केव्स भी हैं कई बार। बहुत शुक्रिया दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। ताजा अपडेट्स पर नजर बनाकर रखिए। झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के दौरे पर हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात होने वाली है। दोपहर को करीबन 2 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हो सकती है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ में मौजूद रहेंगे। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ लगातार समर्थन मांगने की कवायद केजरीवाल की तरफ से जारी। कल तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से भी मुलाकात हुई थी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्टेप बाय स्टेप तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। अध्यादेश के खिलाफ ये समर्थन मांगा गया है। अरविंद केजरीवाल का सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप कि लंबी लड़ाई के बाद हमें अधिकार मिला था, लेकिन एक अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने उस अधिकार को पलट दिया, हमारी ताकत जाती रही, जिसके लिए इस अध्यादेश को चैलेंज करने के लिए हमें राज्यसभा में संख्या बल की जरूरत होगी, और उसी संख्या बल को जुटाने की कवायद में अरविंद केजरीवाल लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। राजीव मोहन फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे साथ पर। राजीव, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सियासत लगातार चरम पर है अध्यादेश को लेकर, और अरविंद केजरीवाल लगातार अध्यादेश पर समर्थन जुटाने की कवायद में अब झारखंड पहुंच गए हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये पूरा मामला आया है, तो निश्चित तौर पर केजरीवाल या जो विपक्षी एकता की बात हो रही है उसके सहारे एक राजनीति करने की कोशिश हो रही है, और यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो विपक्षी दलें हैं वो एकजुट हैं, और किसी मुद्दे पर वो जो है, जो केंद्र सरकार की, भाजपा की जो केंद्र सरकार, केंद्र में जो भाजपा की सरकार है उसको उसके सामने एक चुनौती पेश किया जाए। तो ये कह सकते हैं कि पूरी कवायद उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, चुनौती पेश करने की कवायद है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच हरियाणा से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में किसानों का जमावड़ा नजर आएगा। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुरुक्षेत्र में किसानों की महापंचायत है आज। पहलवानों के समर्थन में किसानों की महापंचायत में आज अहम फैसला लिया जाएगा। मुजफ्फरनगर का सुरक्षित फैसला खाप प्रतिनिधि सुनने वाले हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में महापंचायत 1 जून को मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी।
महापंचायत का मुद्दा क्या था वो समझिए। यौन शोषण के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का मोर्चा अब भारतीय किसान यूनियन के हिस्से में जा पहुंचा है और इसीलिए कुरुक्षेत्र में आज ये महापंचायत होने जा रही है। मनीषा हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मनीषा, क्या कुछ अपडेट? देखिए, कहा जा रहा है कि ये महापंचायत होगी और आज फैसला अहम होने वाला है। मनीषा, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, मुझे आवाज मिल रही है। मनीषा, हरियाणा में आज महापंचायत होनी है और इस महापंचायत में अहम फैसला हो सकता है पहलवानों के पक्ष में। जी बिल्कुल, देखिए शुरू से ही जो किसान है वो पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर भी बैठे थे और उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर भी हमने भारी मात्रा में किसानों को जमावड़ा देखा था, जिसमें राकेश टिकैत उस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर जब सभी पहलवान हरिद्वार पहुंचे थे अपने मेडल्स को गंगा जी में बहाने के लिए, तो वहां पर किसान नेता राकेश टिकैत ने उनको रोका और 5 दिन का समय उनसे लिया और मेडल्स भी उनसे लिए ताकि वो गंगा में ना बहाए जाए। हमने देखा कि सभी पहलवान बहुत ज्यादा निराश थे, बहुत भावुक थे, रो रहे थे और लगातार उनकी मांग यही है कि ब्रजभूषण शरण को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और अब ये जो महापंचायत की जा रही है देश के अलग अलग राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर बहुत सारे अन्य राज्य हैं, पंजाब भी उसमें शामिल है, तो यहाँ पर अलग अलग किसान संगठन। बहुत शुक्रिया मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो 5 दिनों के अल्टीमेटम के दौरान ये दूसरी महापंचायत हो रही है जिसमें अहम फैसला लिया जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लुधियाना के सर्किट हाउस में एक पीसी करी जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने पिछली सरकारों की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के जनहित में किए गए कार्यों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि चाहे गरीबों के लिए शौचालय बनाना हो, आयुष्मान कार्ड के जरिए गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना हो, बढ़ती महंगाई के दौरान खाद पर सब्सिडी देनी हो या फिर कोरोना के प्रबंधन की बात हो, हर क्षेत्र में सरकार ने बेहतर काम किया है। 2 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, देश बदला है और सचमुच नया भारत का निर्माण हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट की ये प्रतिबद्धता रही है, जो कहा वो किया। और मोदी जी ने जब 2014 में ओथ लिया था, उस वक्त कहा था कि मेरी सरकार गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति समर्पित रहेगी।